विशेष चिंतन सत्र है। इस चिंतन सत्र में हमें आज जिसको सुनने का अवसर मिलने वाला है वो है डॉक्टर हितेश भाई जानी। अ, मैं परिचय दूंगा तो एक सत्र पूर्ण होगा, इतना इसका परिचय है। परंतु समय की मर्यादा है हमारी और संक्षिप्त में मैं परिचय दूंगा। अ, डॉक्टर हितेश भाई जानी विद्यापीठ से स्थापना से ही अ, विद्यापीठ के सहयोगी कार्य में जो भी कार्य है इसमें सहयोग इसका पूर्ण रहा है। और हमारी अनेक अखिल भारतीय विद्वत गोष्ठियों में वो वक्ता के नाते भी पधारे हैं। और हमारे ग्रंथों के कार्यों में भी इनका बहुत अच्छा सहयोग विद्यापीठ को पहले से ही रहा है। मैं इसका परिचय आपके समक्ष रखता हूँ। डॉक्टर हितेश भाई जानी देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर के पूर्व प्रिंसिपल और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट रहे हैं। अभी अभी भारत में देशी गो और गो विज्ञान के रिसर्च के लिए एक विशेष यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। इसका नाम है गो विश्व विद्यापीठम। जो इसके वो प्रोवोस्ट कुलगुरु बने। भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड के वो डायरेक्टर है। 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के वो विजिटिंग फैकल्टी है। आयुर्वेद पंचकर्म विषय के ऊपर उन्होंने रिसर्च के लिए सिंगापुर कॉन्फ्रेंस में तथागत इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। वो श्री मोरेपंत पिंगले अवार्ड पुणे से सम्मानित हुए हैं। परम पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा गो चातुर्मास अवार्ड और कोविड के रोकथाम और पंचगव्य चिकित्सा के लिए दिल्ली से आप स्वास्थ्य दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको 2023 में आपको अहिंसा अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। और आयुर्वेद गाय पंचगव्य और गो विज्ञान के देश के आप ऑथोराइज्ड वैज्ञानिक भी है। अ, इतना परिचय देने के बाद आज का हमारा जो विषय है गो विश्व विद्यापीठम, उसके लिए मैं आज के हमारे वक्ता है डॉक्टर हितेश भाई जानी, इससे मैं निवेदन करूंगा कि आज का जो आपका विषय है इसके पर हम सबको लाभान्वित करें। सभी को नमस्कार। आदरणीय इंदुताई ने जो आदेश किया, विपुल भाई ने पहुंचाया, तो आपके सन्मुख में खड़ा हूँ। गाय के बारे में मैं जितना जानता हूँ, आप भी उतना ही जानते हैं। भारत का कोई भी नागरिक गाय को माता मानता है। फिर भी ये विषय और इसका विद्यापीठ करना, ये क्यों किसी के मन में आया या क्यों करना चाहिए, तो मुझे बताने में संकोच हो रहा है या शर्म आ रही है। जब पार्टीशन हुआ, हमारी ये आज़ादी जिसको कहते हैं, वो जब हुआ, तब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग देश हुए। भारत में 30 करोड़ गाय थी, आज से 76-77 साल पहले। हमारी आबादी बढ़ती रही, हम 130 करोड़ हो गए। गाय 30 करोड़ में से 9 करोड़ हो गई देसी गाय। जर्सी और बाकी मिला के 14 करोड़ है आज। तो हम लोग शायद दोगलेपन वाले लोग हैं। एक तो और गाय माता की जय बोलते हैं, और गाय की संख्या घटती जा रही है। अब गाय की संख्या घटना किसी को उसमें कोई नया ना लगेगा, हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो चर्चा करे, जो आप सब जानते भी होंगे, लेकिन वो समझ, वो ज्ञान, वो विज्ञान हम कुछ गवा बैठे। गौ सेवा तो सबके हृदय में है। मुसलमान भी गाय को पालता है, उसका दूध पीता है, या कोई भी विधर्मी भी गाय को कोई। लेकिन विश्व में जो प्रक्रिया गाय के बारे में चल रही है, या जो गाय जिसको माना जाता है, उसमें बहुत सी बड़ी चर्चा आज छेड़ी है। और खास करके हम भारतीय लोग, जो हमारी मूल पहचान जिससे थी या है, वो पहचान में गाय हमारा एक अविभाज्य अंग था, हमारे परिवार का अंग था।
तो इसी चर्चा को एक एकेडमिक स्वरूप में लाने के लिए या उसके पीछे अच्छी व्यवस्था जो हमारे पुरखों ने बनाई थी वो क्या हम फिर से ला सकते हैं, ऐसी सोच के गौ विश्वविद्यापीठ की ये रचना हमने की है। तो मुझे ये जानकर ये खुशी हुई कि हम लोग भी इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे बहुत आनंद हुआ जब ये विषय ताई जी के पास तो मैंने रखा था, लेकिन हमारे सब लोगों को इच्छा हुई कि ये करना है। तो कुछ ऐसा ग्रुप है जिन्होंने, एक फाउंडेशन है, सेक्सनाइट कंपनी है, बताया मैं रिटायर्ड भी हुआ था, मैं वैसे भी गाय के बारे में रिसर्च और बाकी काम करने में व्यस्तता ही था, लेकिन कुछ अच्छी सी एक व्यवस्था बने तो उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा, बाद में कुछ चर्चा भी करेंगे। आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? इफ एनीबॉडी कैन से, कोई बताएंगे, दिख रहा है यस ना यस प्रेजेंटेशन? हाँ, दिख रहा है। ठीक है। तो गौ विश्वविद्यापीठ क्या है? तो ये कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट है। जैसे आपको और हमको पूछते हैं पुनरुत्थान विद्यापीठ क्या है, तो जो हम जवाब देते हैं वो एक ज्ञान के बारे में, एक पढ़ने के बारे में, शिक्षा के बारे में, शिक्षा की पद्धति के बारे में हम जो बताते हैं, उसी तरह से ये कोई एक शैक्षिक संस्थान है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, या ऐसा मैं नहीं मानने के लिए कुछ लॉजिक देता हूँ, कुछ फैक्ट देता हूँ कि एक तो गाय के बारे में ही असमंजस है। बॉस टॉरस और बॉस इंडिकस, ये दो नाम आपने सुना होगा। देसी गाय, विदेशी गाय, गाय तो नहीं कह सकते, काऊ है, फिर भी देसी गाय और काऊ में क्या अंतर है, वो अगर दुनिया को इस विद्यापीठ के द्वारा बता पाए तो एक बड़ा काम होगा, क्योंकि जो बड़ी भ्रमणा फैली हुई है। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं है, जब देसी गाय है, बॉस इंडिकस है, भारतीय गाय है जो यूरोप में, अमेरिका में नहीं है, तो फिर वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक कोई प्राणी है ऐसा नहीं है, ये लिविंग हेरिटेज, बायोलॉजिकल वंडर है और हॉलिस्टिक लिविंग का एक पार्ट है। तो ये मैं थोड़ा उसके बारे में ज़्यादा बताने की कोशिश इस विश्वविद्यालय के बारे में करना चाहता हूँ, जो पूरे शिक्षा पद्धति में जैसे हम पुनरुत्थान के द्वारा कुछ बदल करना चाहते हैं, तो इस विषय में थोड़ा रिसर्च करके, बेसिकली अवर चीज़ें रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोई सीधी पढ़ने वाली व्यवस्था हमने नहीं सोची। ज़्यादातर पढ़ना तो है, लेकिन रिसर्च करना वो भी एक पढ़ना है। और रूरल डेवलपमेंट, जो भारत आज भी गांव का देश है, और पूरा विश्व आप गूगल में कितना भी डाउनलोड करो, लेकिन रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते। वो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, विश्व के कोई भी कंट्री के लिए कृषि, गोपालन, अन्न, ये बेसिक चीज है, ये मान के हम ये काम कर रहे हैं। कोर फिलोसॉफी क्या है, हम ये क्या करना चाहते हैं? तो वो फिलोसॉफी हमारे शास्त्रों ने दी है कि गौ मूलम जगत स्थिरत्वम। तो ग्लोबल जो स्टेबिलिटी आज नहीं दिख रही है, या आज जो कुछ भूकंप से लेके पर्यावरणीय जो विध्वंस चल रहा है, ना सिर्फ भौगोलिक लेकिन सामाजिक, सामरिक, व्यवस्थात्मक, ये सब जो एक गड़बड़ी चल रही है, कहीं कोई संतुष्ट नहीं है। अमेरिका खुद भी संतुष्ट नहीं है, वो टैरिफ लगाना चाहता है, इसराइल हमास को खत्म करना चाहता है, हाँ, यूक्रेन रसिया के साथ लड़ रहा है, चीन किससे भी साथ मिले लेकिन कभी भी हमारी जमीन दबा सकता है। तो ये जो, तो उसमें हम ये करना चाहते हैं कि भाई जो गौ मूलम जगत स्थिरत्वम, जो हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने जो दिया, तो क्या हम फिर से वो बता सकते हैं, या उसको हम कम से कम हम समझ सकते हैं? तो काउ इज नॉट जस्ट ए क्रिएचर, एक कोई प्राणी है या एक जीव है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस जो हमारे आजू बाजू है, जो ज्ञान, इकोनॉमी, इकोलॉजी, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, तो ये सब के बारे में इसमें कुछ बताना है, ये हमारा मूल तत्व ज्ञान है। मैं 3 चित्र ऋषियों के बता रहा हूँ, ऋषि वशिष्ठ के, ऋषि गौतम के और सत्यकाम जाबाली। अब वो कहानी तो अपने आप में एक बड़ी है, शायद आपने पढ़ी भी होगी। ये उपनिषदों में, ये उपनिषद वेदों के समझने के लिए कथानक जो बनाए गए हैं, पुराणों में भी वो बात आती है। तो मैं 3 ये चित्र या 3 ये ऋषियों को इसलिए याद करता हूँ कि हमने विश्वविद्यालय की स्थापना के एम ऑब्जेक्टिव के समय, यानी कि जो हमारा विज़न है,
वो उसमें समझ में आएगा। ऋषि वशिष्ठ को आपको मालूम है कि उनके पास जो नंदिनी गाय थी, जो लाए थे कामधेनु की पुत्री, तो वो विश्वामित्र को चाहिए थी जब वो राजा थे, या और सबको चाहिए थी। तो ऐश्वर्य का प्रतीक है। हजारों लोग अपने सैनिकों के साथ ऋषि वशिष्ठ के पास आए और खाना था, भूख लगी थी। तो ऋषि वशिष्ठ ने बोला कोई चिंता मत करो, कि आपकी इस झोपड़ी में हमें क्या खिलाएंगे, तो नहीं खिलाऊंगा। खिलाया पिलाया, इतने बड़े सैन्य को तृप्ति हो गई। तब राजा को लगा कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। तो उसे फिर पता चला कि एक नंदिनी, एक जो गाय है, एक जो कामधेनु है, वो सब कर सकती है, ऐसा लगा। इसमें एक सिंबल ऐसा है कि गाय प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। तो फिर लड़ाई की बात तो मैं नहीं करूंगा कि भाई विश्वामित्र को गाय चाहिए, लड़ाई हुई, और ये आप जानते हैं ये सब कहानी। तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, या हमको ये बताया गया है कि गाय और प्रॉस्पेरिटी, तो एक तो गाय को वो बात फिर से लानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, गाय के बारे में हमें ये समझाना पड़ेगा। तो वो हमारा ये विजन ये है कि हमें ये समझाना है। दूसरा, ऋषि गौतम की कहानी शायद आपने पढ़ी हो, लेकिन मैंने जो इंटरप्रेट किया है वो आपके सामने रखूंगा। ऋषि गौतम भी, हमारे सब ऋषि गौ प्रेमी ही होते हैं, और उनके पास भी गाय थी जैसे वशिष्ठ के पास थी। तो उसको पता है कि भाई आपकी ये गाय तो बहुत कम दूध देती है, हमारी गाय देखो बहुत दूध देती है। जिस तरह से ये मैं इसको जोड़ता हूँ यूरोपियन लोगों को, जैसे जर्सी वो गाय जैसी दिखती है, और हमारे जैसे गौतम ऋषि जैसे बोले भारतीय लोगों को, भारतीय वैज्ञानिकों को, भारतीय नीति निर्धारकों को बताया गया कि देखो आपकी गाय तो इतनी ठीक नहीं है, हमारी गाय बहुत दूध देती है। और ऋषि गौतम जैसे ऋषि बोले, एक चिंतक को भी ये फुसलाकर बहलाकर झूठी बात करके एक नकली गाय दी गई। ये कहानी है, ये मेरी कपोल कल्पित कहानी नहीं है, ये शास्त्रों में है। तो ऋषि गौतम को एक नकली गाय दी गई जो बहुत दूध देती थी, या जो बहुत उसके बारे में बताया गया था वो, तो वो गाय ले गए जो ओरिजिनल गाय थी, जो बोसिलिकस थी। तो पिछले भारत में 100 साल से आज़ादी के बाद, और अभी तो और बढ़ रहा है कि दूध चाहिए, दूध चाहिए, पर कैपिटा इतना दूध चाहिए, और हर व्यक्ति को माल न्यूट्रिशन है। तो हमने जो गाय का जो जर्सीकरण किया, मैं आगे तो और बताऊंगा ही, लेकिन ये ऋषि गौतम की कहानी से हमें पता चलता है। और फिर जब गौतम ऋषि को पता चलता है कि ये तो नकली गाय मुझे दी गई, ये गाय ही नहीं है, तो बहुत गुस्सा हुए थे। आप चित्र में जो देख रहे हैं, तो वो सो कॉल्ड जो ब्राह्मण बन के, ऋषि बन के आए थे और नकली गाय दे गए थे। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और फिर अथर्ववेद, और फिर बताया कि ईसुरवेद। ऐसा जैसे गोवा में, गोमांतक में जिस तरह से जेवियर्स ने मूर्ख बना के भारत के लोगों को छला था, और धर्म के नाम पे जिस तरह से चला, उसी गौतम को फिर पता चल गया कि ये तो नकली गाय है, और बहुत गुस्सा हो गए। फिर वापस लाए गाय और उनको भस्मीभूत कर दे, ऐसे कहानी है। तो गौ विश्वविद्यापीठ ये करना चाहती है कि जो नकली गाय आई है, लोगों को वो समझ में आ जाए, भारत के 130 करोड़ लोग वही मूल गाय को समझे, और ये नकली दूध की दूध के बारे में वाइट रिवॉल्यूशन की चर्चा करने वाले लोगों को समझा दे कि आपने कौन सा दूध पिलाया हमें, हमें क्यों डायबिटीज हो गया, हमें क्यों ओबेसिटी हो गई, हमारे लिवर क्यों खराब हो गए, बच्चे जन्म से ही क्यों मंद बुद्धि आने लगे हैं। तो वो रिसर्च करते करते फिर लोगों को फिर से हम समझा सके, ये हमारा एम है। सत्यकाम जावाले की कहानी भी जानते हैं, उनका कुल पता नहीं था, गोत्र पता नहीं था, तो कोई पढ़ाता नहीं था। उनकी उत्पत्ति की कहानी आपको मालूम होगी। तो जब कोई एक ऋषि ने बताया कि नहीं मैं तुझे पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम कहानी तो लंबी है, बहुत ऋषि के पास गए वगैरह, लेकिन उसको बताया कि तुम अगर ये एक गाय ले जाओ, और तुम, वो पहले तो अपनी माँ को पूछने गया था कि मेरा गोत्र कौन सा है। तो माँ ने बताया कि नहीं है, हमारा गोत्र पता नहीं, मेरे पास तो कितने लोग आते थे, मैं सेवा करती थी, तो तेरे पिता कौन है पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसको कोई नहीं पढ़ाना चाहता था। तो एक ऋषि ने बताया कि हाँ कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, तेरी जिज्ञासा है, तेरा अधिकार भी है। हाँ, जैसे एकलव्य की कहानी हमने सुनी है उसी तरह से, लेकिन इस ऋषि ने तो बताया मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम ये गाय ले जाओ, और जब 1000 गाय हो जाए इसमें से तब तो आना, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ये कहानी शॉर्ट करके बता हुआ था कि भाई देसी गाय का संवर्धन करते करते
जाबाली इतना समझदार हुआ, इतना ऐश्वर्यवान हुआ, इतना अनुभवी हुआ, इतना आरोग्य के बारे में जानकार बना, तो उनको गौ संवर्धन करते करते जो ऐश्वर्य मिला, वो ऐश्वर्य तो मिला ही मिला, लेकिन उसको पढ़ाई करने का मौका मिला। ऋषि जाबाली ने उसका गोत्र दिया। ये कहानी कि तुम अब से आज से सत्यकाम जाबाली हो। तो वहां गाय क्या परिवर्तन कर सकती है, डीएनए में परिवर्तन कर सकती है। आपका गोत्र, गाय, गोत्र शब्द ही गाय से है, लेकिन ये 3 बातें, बड़ी बड़ी बातें मुझे एक्चुअली उसमें बहुत समझाना चाहिए, तो हमें एक कम समय में। तो ये बॉस इंडिकस, ये देसी गाय, ये भारतीय गाय, ये भारत की गाय के बारे में चिंतन, जो सिर्फ दूध के बारे में चर्चा हो रही है और दूध के क्वांटम के बारे में चर्चा हो रही है, फलाना द टेस्ट ऑफ इंडिया, ऐसा करते करते हम कहाँ बिखर गए हैं। तो फिर से वो जानकारी मिले, इसके लिए बता रहे हैं। ये शायद आपको दिखता होगा, नालंदा विश्वविद्यापीठ का चित्र, तक्षशिला विद्यापीठ का चित्र, विक्रमशिला विद्यापीठ का चित्र, शायद आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये चित्र हमें बहुत चुभता है। आप जैसे लोगों को भी ये खलता होगा, मजा नहीं आती होगी। कहाँ तक ये बताते रहेंगे कि ऐसी नालंदा विद्यापीठ थी, ऐसी तक्षशिला विद्यापीठ थी, ऐसी विक्रमशिला और बहुत से हितेश भाई प्रणाम। विद्यापीठ। ये जी जी, स्लाइड आगे मूव नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। जी तो मैं इसलिए मैं जानबूझ के बोला कि आपको दिख रहा होगा। अभी हो आपको गई, दिखे तो हो रही, बताना। हो रही, हो रही। अभी हो गई, ठीक है, हो रही है, ओके। तो ये नालंदा विश्वविद्यापीठ, तक्षशिला विद्यापीठ की कहानी कब तक बताते रहेंगे? कब तक लोगों को विवेकानंद जी का फोटो और चित्र भेंट देते रहेंगे? विवेकानंद जी की माँ ने क्या सोचा था, तब वो विवेकानंद जी बने। तो नालंदा विश्वविद्यापीठ की कहानी करते करते हम ऑक्सफोर्ड तक चले गए, हम कैम्ब्रिज में घुस गए और उसको विकास का, उसको पढ़ाई का, उसको शिक्षा का एक आइकॉन बना दिया। उनके लिए तो हो सकती है, उस ब्रिटिशरों के लिए, उस यूरोपियन के लिए, उस अमेरिकन के लिए, कि भारत कहाँ तक ये चित्र देखता रहेगा। तो वो जो वहाँ पढ़ाई होती थी, जो विजन था, जो मिशन था, जो एक्टिविटी थी, वही करना है। अब वो खंडहर से तो ठीक है, एक पुरातत्वीय एक वास्तु है, देखेंगे कभी, और इससे इंस्पायरेशन मिलता है या एक जिद मिलती है तो ठीक है। तो हमारी जो चर्चा है, हमारा जो चिंतन है गौ विश्वविद्यापीठ के बारे में, जैसे हम पुनरुत्थान, हमने कोई भवन नहीं बनाया, लेकिन भवन भी हो सकता है, वास्तु भी निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वास्तु से कोई विश्वविद्यालय थोड़ा होता है। तो कल्चरल, इकोनॉमिक, हेल्थ, इकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वैल्यू जिससे समझ में आ जाए, वो गौ विश्वविद्यापीठ है। वो मैं आप समझ सकते हैं, गाय के बारे में ही बता रहा हूँ। मैं पूरा भारत का कल्चर या भारत का इकोनॉमी या भारत का हेल्थ ये संपूर्ण मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मेरा व्यक्तिगत तो जरूर मानना है, और आप भी शायद उससे थोड़ा बहुत सहमत होंगे कि भाई ये पूरा हेल्थ के बारे में, और मैं आगे कुछ विश्वविद्यापीठ के अलावा भी गाय के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको लगेगा हाँ ये बात तो सही है, ये गाय हमारा इंटीग्रल पार्ट था। तो ये कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल से लेकर हर विषय में, तो ये पढ़ाई से, गौ विश्वविद्यापीठ के माध्यम से हम ये समझ पाए, ये मेरी परिकल्पना है, हमारी ये कल्पना है। अब सब जगह अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं या फैकल्टी होती है वहाँ। तो गौ विश्वविद्यापीठ के 4 आयाम है। एक है गौ ज्ञान, जहाँ वेदों से लेके, उपनिषद से लेके, पुराणों से लेके, रामायण महाभारत से लेके हमारे जो शास्त्र है, जिसको हम शास्त्र कहते हैं, जो ओरिजिनल है, या फिर वो आयुर्वेद भी हो सकता है, वो गौ विज्ञान के नाम पे भी शास्त्र है। तो वो ऐसा जो एक एवेन्यू है जिसमें हम किसी को सीखना है, किसी को पढ़ना है, किसी को जानना है, तो उस एवेन्यू से वो गौ ज्ञान फैकल्टी में, गौ ज्ञान डिपार्टमेंट में या गौ ज्ञान संकाय में वो पढ़ सकता है। दूसरा जो संकाय है, दूसरी फैकल्टी या दूसरा जो एवेन्यू है, गौ विज्ञान, जिसमें ज्ञान और विज्ञान के बारे में पुनरुत्थान के जो अध्येता वो समझ सकते हैं किसको ज्ञान कहते हैं, किसको विज्ञान कहते हैं। तो काउ बेस्ड साइंस और उसके फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल समझना, मेथड्स और इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई जैसे अलग अलग प्रकार गोबर गैस है, या गाय के दूध में ये गुण है, या गाय गौमूत्र से ये हो सकता है। तो ये जो उसका जो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन और यूटिलिटी का जिसमें जिसको रुचि है,
जो उसमें का जिसमें आज के बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या जो भी हेल्थ साइंसेस है वो सब उसमें आ सकते हैं, आते हैं, आएंगे। और तीसरा है गोधन, काउ बेस्ड इकोनॉमिक्स मैंने बोला है। वो जो गाय क्यों हमने ये धनवान शब्द आपने जो सुना है, हम जो बोलते हैं, और आप तो उसकी व्युत्पत्ति भी कर सकते होंगे, ऐसे विद्वान होंगे। तो धेनुवान, किसके पास कितनी धेनु है उसके ऊपर वो पैसे वाला गिना जाता था, आगे मैं बताऊंगा। तो ऐसी चीज, तो गाय का धन के साथ क्यों जोड़ा गया, गोधन, गजधन, वाजीधन। तो गोधन क्यों पहले रखा, गजधन, वाजीधन। हाँ, तो गाय के धन को कैसे माना गया, तो वहाँ हम उसका इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे, रिसर्च करेंगे। और गवेषणा शब्द ही है रिसर्च, रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू गौ गौ। तो ये 4 एवेन्यू में हमारा विश्वविद्यापीठ चलेगा। उसके बहुत डिटेल है, मैं नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन जो गौ ज्ञान, तो मैंने बताया कि वेद, उपनिषद, हाँ, जितने जितने पशु आयुर्वेद है, हाँ, वृक्ष कल्पद्रुम है, फिर अलग अलग प्रकार के पालकाप्य शास्त्र, हस्ती आयुर्वेद, ऐसे गाय और प्राणियों के बारे में, पशुओं के बारे में पूरा आयुर्वेद है। आयुर्वेद सिर्फ आयुर्वेद यानी मनुष्य के लिए नहीं है। आयु वेदयति बोधयति इति आयुर्वेद। तो पशु आयुर्वेद करके भी ग्रंथ है, गौ आयुर्वेद करके भी एक ग्रंथ है, पालकाप्य शास्त्र, हाथी के बारे में उसका पूरा विज्ञान है, गज आयुर्वेद, ऐसे जैसे वृक्ष आयुर्वेद। तो उसी उसी तरह से ये एक ज्ञान की परंपरा में शैक्षिक तो स्पिरिचुअल और ऐसी गाय के बारे में समझना, वो एक जो एवेन्यू मैंने बताई। गौ ज्ञान के बाद में मैंने आपको ये समझाना, बताना है कि जो कुछ मैं चर्चा कर रहा था आपके साथ, ललित, विभास, भैरवी और आशावरी, ये रागिणी अगर बंसी से बजता, फ्लूट से, सुशील वाद्य है और ये 4 राग है। कृष्ण भगवान ने बंसी क्यों बजाई, वो जांज पखा, तबला, पखावज या हारमोनियम बजा सकते थे, उस समय भी ये इंस्ट्रूमेंट थे। लेकिन कृष्ण भगवान के पास, ये हमारा रिसर्च है कि जब ये राग बजता है तो हमारे जो हार्मोनल सिस्टम में क्या होता है, लैक्टेटिंग डक्ट है, जो दूध प्रोड्यूस करने वाली ग्रंथि है, चाहे कोई भी फीमेल हो, हमारी माता हो जो प्रसूता हो, यानी उसका बच्चा आ गया हो, तो उसकी लैक्टेटिंग डक्ट हो स्टिमुलेट होगी, और उसी तरह से वो गाय में भी लागू होता है। और खास करके इसके प्रयोग हमने जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के साथ मिलके 75 गाय के ऊपर 30 दिन तक ये किया। सुबह दूध दोते समय ललित राग की बंसी में बजाया, शाम को भी दूध दोते समय 45 मिनट, और दूध कितना बढ़ा उसका वो रिकॉर्ड किया गया। तो कृष्ण भगवान वो साइंटिस्ट, भगवान का अर्थ वही होता है, हम चाहे उसकी पूजा करें या, लेकिन ऐश्वर्य जिसके पास है, ज्ञान का ऐश्वर्य हो, आर्थिक ऐश्वर्य हो, समझ का हो, उसको हम भगवान कहते हैं। ये एक थोड़ी व्याख्या मैंने चलते चलते इसलिए बताई कि हम बराबर समझ पाए। तो ये हमारे, और एरोमा भी बहुत इम्पैक्ट करती है। तो कदम के वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े होके और गोवालों को इंस्ट्रक्शन देते कि आज गाय को इस तरफ चराने के लिए ले जाओ, इस बाजू जो गौचर है वो खाली हो गया, इस तरफ बहुत अच्छे घास है, आप इस तरफ जाओ। तो असेंबलिंग पॉइंट था कदम वृक्ष के नीचे गोकुल में, और वहाँ से फिर वो डिस्पर्स करते थे अलग अलग एरिया में गाय को चराने के लिए गो। तब वो जो गीत गाते थे या संवाद होता था, वो ललित, विभास, भैरवी और आशावरी राग में होता था। भागवत के 10वें और 11वें स्कंद दोनों इसी राग के ऊपर आधारित है। इसी में ही गोप और कान का, गोपी और कान का संवाद है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी बातें हमें नहीं मालूम, आपको शायद या मुझे मालूम है, हम रुचि रखते हैं, लेकिन समाज को, सृष्टि को, भारत के लोगों को भी मालूम नहीं। तो दुनिया को हम क्या बताएंगे कि हमारे जो भगवान भी थे वो क्या समझते थे, हमारा गोपालन भी था जो हमारा परिब्रह्म परमात्मा कहते हैं, 16 कला वाला एक ईश्वर भी ये कैसे इसको फॉलो करता था, ये बताने के लिए बीच में मैंने आपको ये बताया। तो गो ज्ञान में अलग अलग कोर्सेस है। खास करके अभी जो नई शिक्षा नीति आई उसमें IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम में अलग अलग विषय ये 2020 में आपके सामने रखा गया, आप जानते भी होंगे। ठीक है, कितना भी हमारा उससे सहमति हो, असहमति हो, वो एक अलग पक्ष है, वो एक डिबेट का विषय है। फिर भी जो आज देश में चल रहा है, तो हमें कुछ तो बदल करने के लिए कहीं से तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो
आईकेएस के माध्यम से हम अलग अलग इंस्टीट्यूट में एमओयूज करके हम उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए, उनके पास जाते हुए, हमारे जो फैकल्टी है या उनके जो फैकल्टीज है उनको ट्रेन करते हुए हम ये वो ज्ञान की ये सब कोर्स चलाना चाहते हैं। थोड़ा हमने शुरू किया है और फिर आगे जाके उसको और स्वरूप भी देने वाला है जो मैं बताऊंगा। तो गौ विज्ञान की चर्चा करें तो काउ ब्रीड डेवलपमेंट जो समस्या हुई है गाय की जाति की, गाय की जो क्या बोलते हैं, जैसे गिर है, साहिवाल है, कांकरेज है, ओंगोल है, खिल्लारी है, भारत की 67 ब्रीड है जो डिस्क्रिप्ट ब्रीड है, जिसको भारत सरकार ने उसका डीएनए और फिंगरप्रिंट बनाया है कि ये हमारी देसी गाय है। इतना तो हो चुका है हमारे कितने साल के प्रयत्न के बाद। अभी भारत सरकार ने देसी ब्रीड और विदेशी उसके ऊपर तो चर्चा की है, लेकिन उसको फिर कैसे डेवलप करना है, तो उसकी जनरेशन कैसे अपग्रेडेड बने, उसका खुद का हेल्थ कैसा हो और वो हमारे हेल्थ के लिए कैसे उपयोगी हो, वो गो विज्ञान सेक्टर में सब आने वाला है। तो 4-5 एवेन्यूज अभी हमने रखे हैं। तो एक तो हर्ब ऑर्गेनिक मेडिसिन जिसको पंचगव्य लोग कहते हैं, फिर होली एनर्जी जिसको बायोगैस, और हमने जामनगर में एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें बायोगैस तो बनता ही है, लेकिन उसमें से मीथेन अलग कर देते हैं, उसमें से हाइड्रोजन अलग कर देते हैं, कार्बन अलग करके मीथेन को फिर कंप्रेस किया जाता है और हम सीएनजी पंप को हम गैस देते हैं। ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम ग्रिड में देते हैं। तो सीएनजी कितना हद तक आप जमीन से निकालोगे, कब तक मिलेगा? तो ये बड़ा स्रोत है एनर्जी का, हमने उसका नाम दिया है होली एनर्जी। और इवन बुलक पावर जो हमारा पावर था, ये जो आज हॉर्स पावर है, ये यूरोपियन लोगों की छोटी सोच, छोटी समझ और छोटी वैज्ञानिक दृष्टि का नतीजा है। एक्चुअली बीपी होना चाहिए, अभी तो मौका नहीं है। बीपी बुलक पावर क्यों हो रहा है आप समझ सकते हैं कि बारिश की मौसम में ये जो आप जिसको कहते हैं इतना हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर काली जमीन में बारिश में कीचड़ में फंस जाता है, तब हमारे 2 बैल आते हैं, 2 बैल आके उस ट्रैक्टर को बांध के खींच के निकाल देते हैं। तो ट्रैक्टर से कई गुना बुलक पावर है। अब यूरोपियन जो ब्रीड है काऊ की, उसका जो बुल है उसको हम्प ही नहीं है, वो बुल ही नहीं है, वो गाय ही नहीं है। आगे चर्चा करूंगा। तो ये एनर्जी उनको पता ही नहीं है, उसके पास वो नाप पट्टी फुट पट्टी ही नहीं है यूरोप के पास, जिससे वो बता सके कि पावर किसको कहते हैं। इसी तरह से गोरस विज्ञान, घी की इंडस्ट्री, जिसकी मैं थोड़ी भी चर्चा करूंगा। तो ट्रेडिशनल डेयरी टेक्नोलॉजी क्या था, तो ये इसमें हम पढ़ाने वाले हैं। तो गोधन मैंने बताया कि गृहस्थ से ग्राम से संस्कृति से समृद्धि, ये हमारा पूरा है। गावो भगो गाव इंद्र गावो विष्णु मृतामसी गाव सोमस्य पायस, ये ऋग्वेद ने बताया कि गाय ही हेल्थ है, गाय ही इंद्र है। इंद्र का आप अर्थ कोई व्यक्ति नहीं समझते होंगे, मुझे मालूम है। द गाव इज विष्णु, तो गाय विष्णु है, गाय इंद्र है। हाँ, गाय ही नरिशमेंट है, गाय ही डिवाइन एसेंस है। सोम यानी कोई लिक्विड आप मत समझो। तो ये वेदों ने इतना क्यों गाय के ऊपर बताया, तो ये हम, और गोवर्धन, गौ संवर्धन, ब्रीड डेवलपमेंट, तो ये पूरा इसमें आने वाला है। नंद गहरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हम बोलते हैं, लेकिन नंद किसको कहते हैं? जिसके पास 9 लाख गाय है उसको नंद कहते हैं। 5 लाख गाय का मालिक उपनंद होता है। राधा जी के पिताजी वृषभानुवर तो 50 लाख गाय के मालिक थे। हाँ, और नंदराज किसको कहते हैं? जिसके पास 1 कोटि गाय है। तो गाय होना, ज्यादा गाय होना, वो तखल्लुस है, वो डिग्री है, वो डेजिग्नेशन है कि एक ट्यूटर होता है, प्रोफेसर होता है, रीडर होता है, प्रोफेसर होता है, एचओडी होता है, वाइस चांसलर होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो डेजिग्नेट डॉक्टर है, एडवोकेट है। तो जिसके पास ज्यादा गाय है और खास करके 9 लाख गाय है उसको नंद कहते हैं। और नंद बाबा के पास 1 कोटि गाय थी, इसलिए उसको नंद राज कहते थे। और ऐसे 14 नंद, 9-9 लाख वाले जो 14 नंद रहते हैं और नंद बाबा उसका राजा है, उसको गोकुल कहते हैं। गोकुल यानी कोई अहमदाबाद, कर्णावती, वडोदरा, भावनगर, दिल्ली ऐसा नाम नहीं था। जहाँ 14 नंद रहते हैं उसको गोकुल कहते हैं। और ऐसे 14 गोकुल की जो टेरिटोरी होती थी उसको व्रज कहते थे। तो इस व्रज की परिक्रमा क्यों करते थे?
ये आपको समझ में आएगा कि भाई इतनी गाय है, इतना दूध है, तो क्या करते होंगे। और गाय बेच ही नहीं सकते, दूध बेच नहीं सकते, ऐसा कहने वाले भारतीय संस्कृति तो फिर इस दूध का क्या करती होगी। और गाय बेचना नहीं तो ये डेयरी इतनी इतनी बड़ी हुई है, क्या हम मूर्ख है। तो ये बातें बड़ी समझने के लिए है। तो हमारी भारतीय व्यवस्था क्या थी, धनवान शब्द ही धेनुवान से बना है, तो ये आप जरूर समझ सकते होंगे। तो ये गर्ग संहिता का रेफरेंस है। ये गाय की संख्या के बारे में, डेजिग्नेशन के बारे में मुझे और आगे चलना होगा। तो सबसे पहले जब इंडस्ट्री की बात करेंगे या डेयरी की बात करेंगे, जो डेवलपमेंट का एक सकल जो घरेलू उत्पाद जिससे गिना जाता है, उसमें एक डेयरी बड़ा सेक्टर है। और भारत तो आज दुनिया में सबसे बड़ा डेयरी उद्योग चलाने वाला देश भी है। वो एक वास्तविकता भी है और एक विडम्बना भी है। रिवाइविंग द रूरल इकोनॉमी थ्रू काउ बेस्ड एंटरप्राइजेस। गोरस विज्ञान हम कहते हैं तब दूध की बात नहीं करते हैं। मैं जो बात अभी आपके सामने रखूंगा वो आपको शायद जानकारी मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा। महाजनपद साम्राज्य था आज से 5000 साल, 3-4 हजार साल पहले, 5000 साल से लेके बहुत 1.5-2 हजार साल तक चला। इसके ऐतिहासिक एविडेंस है। उसका हेडक्वार्टर था मथुरा। मथुरा से पूरा एक ग्रीस तक एक साम्राज्य था और मथुरा में डेयरी थी हमारी। गोकुल से लेके उस एरिया से दूध नहीं जाता था, दूध बेचते नहीं थे हम, दूध बेच ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास इतनी गाय है तो आपके पास 5-7 होगी, विपुल भाई के पास 2-3 होगी, राजा के पास हजारों होगी। तो गाय के मालिक सब है, गाय के दूध सबको मिलता है, इसलिए दूध बेच ही नहीं सकते, इसलिए बेचो ही नहीं। और गाय भी बेच नहीं सकते, गाय गिफ्ट कर सकते, दान कर सकते, लेकिन गाय बेच नहीं सकते, क्योंकि सबके पास गाय है। तो वो पूरी इकोनॉमी का सेंटर ही अलग था। क्योंकि और फिर दूसरा दूसरा कि गाय का दूध की सेल्फ लाइफ है 6 आवर्स, शास्त्र कहता है, और उसका प्रयोग किया गया। तो 6 घंटे के बाद तो दूध यूज नहीं कर सकते। आपको भी किसी को लगता होगा कि भाई आपने डॉक्टर जानी आपको फ्रिज के बारे में मालूम नहीं, कोल्ड स्टोरेज को आप जानते नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। यूरोप के 24 कंट्री जो है आज, उसके बहुत से कंट्री के टेम्परेचर ही फ्रिज से नीचे है, तो क्या वहाँ दूध खराब नहीं होता होगा। तो ये नॉनसेंस, जो नॉन साइंटिफिक नॉनसेंस में हम पल रहे हैं, तो उसको थोड़ा कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि भाई वहाँ शीत कटिबंध के बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, यहाँ उष्ण कटिबंध के बैक्टीरिया डेवलप होंगे, लेकिन दूध में माइक्रोबैसिलस खड़े होंगे ही, दूध खराब हो जाएगा। तो 6 घंटे के अंदर ही दूध कंजर्व कर देना है, उसको फ्रीज में रखना, कोल्ड स्टोरेज में रखना और महीनों तक रखना, 3 महीनों तक प्रिजर्वेटिव डाल के रखना और दुनिया में व्यापार करना। वो बात आपको वैज्ञानिक लगती है, कितनी गंभीर है वो तो अभी डिबेट का विषय नहीं है। आप थोड़ा उसका मूल, तो फिर क्या था। तो दूध को वैल्यूएडिशन कर दो, उसमें जामन डाल दो, मेहरवन डाल दो, तो दही बन गया। तो उसकी शेल्फ लाइफ हो गई 12 घंटा। उसको फिर मंथन संस्कार कर दो, अपने घर में वो कर सकते हो, करो। 3-4-5 बड़ा पात्र होते थे, हम करते। छाछ है वो बनती थी, ये मंथन संस्कार से छाछ और मक्खन अलग होता था। वो छाछ हम पीते थे, पशुओं को देते थे, खेतीबाड़ी में उपयोग होता था। जो कुछ बचती तो भी छाछ बचती, उसको सोलर डिहाइड्रेट कह के, मतलब उसको सुखा के हमारे जैसे वैद्य लोगों को दे देते थे, उसका तकरारिष्ट बनता था। तो अब वो तो यूटिलिटी हो गई, लेकिन जो मक्खन बचा उसकी सेल्फ लाइफ हो गई 2.5 से 3 दिन, विंटर में 3 दिन, समर में 2.5 दिन। तो वो एक सप्ताह में 2 बार मक्खन करके मटके में रख के हमारी मैयारी जाती थी मथुरा। वहाँ मथुरा जो डेयरी थी वो घी की डेयरी थी, और वो जो घी की डेयरी थी वहाँ मंथन संस्कार करके, गर्म करके घी बनता था। हमारे शास्त्रों ने बताया घी हम बेच सकते हैं और सांठ बुंड बेच सकते हैं। गाय नहीं बेच सकते, लेकिन सांड बेच सकते हैं, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का ये ऋग्वेदिक काल का आप चित्र देख रहे हैं। हम जो मेसोपोटामिया बोलते हैं, हम पूरे यूरोप में कैसे जाते थे, अफ्रीका में कैसे जाते थे, और पूरे ग्रीस होते हुए मथुरा, भरतपुर, खैबर घाट होते हुए हम ग्रीस तक हम घी बेचते थे, क्योंकि घी की सेल्फ लाइफ हो गई 2.5 मंथ। तो 2.5 महीने में हम बैलों पे लाद के या फिर ऊंट के ऊपर घी के बड़े बड़े पॉट लेके जाते थे, क्योंकि यूरोप में उस समय अमेरिका तो था नहीं, लेकिन यूरोप में गाय नहीं थी। तो ये हम देते थे घी उसको, और वो घी ले बेच के हम सोना चांदी हीरा जवाहरात, हम राइस, गेहूँ, स्पाइसिस
और घी बेच के हम सोना चांदी हीरा जवाहरात लाते थे। भारत सबसे ज़्यादा पैसे वाला था, या घी दूध की नदियाँ बहती थी, हम उसको कन्वर्जन करते थे सोने में, हाँ, हीरे में, मोती में। हमारे यहाँ कभी इतनी खदानें नहीं थी भारत में, जो भी थी ये यूरोप और अमेरिका से, आज अमेरिका से और अफ्रीका से खास करके उस समय में लाते थे। तो ये घी का बड़ा कारोबार था, इसका पूरा आपको मिलेगा, मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ। और रोमन इंडियन ट्रेड भी उसी तरह से चलता था। तीन बड़े हम, अब फिर कृष्ण को पता लगा कि भाई घी तो और बन रहा है, तो हमें तो घी बेचने के लिए और कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो कृष्ण भगवान द्वारिका है, क्योंकि समुद्र के रास्ते घी ज़्यादा जा सकता है, अदरवाइज घी खराब हो जाएगा। तो घी पुराना होता है तो मेडिसिन में तो बहुत उपयोग होता है, वो तो हमारे लिए आयुर्वेदाचार्यों के लिए है, वो विषय नहीं। लेकिन खाने में 2.5 महीने में दूध पहुंचाना पड़ेगा। तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के समय भृगुकुश यानी आज का भरूच, द्वारिका, लखपत यानी कच्छ, और नीचे उड़पी, उस एरिया से पूरे विश्व में हम समुद्र के रास्ते बड़े बड़े जहाज भर के, तो जल्दी से जो कृष्ण भगवान का मथुरा से द्वारका आने का एक बड़ा कार्य ये था। तो भारत चारों ओर से यूरोप में और अफ्रीका में घी का एक्सपोर्ट करता था और बहुत पैसे वाला था। वो रेफरेंस आपको कभी भी दे सकते हैं, अभी विषयांतर न हो रहे, एक दो थोड़ी बातें गाय की क्वालिटी की करते। तो गाय को बोला गया है, गव्य को, कि घी है दी, स्मृति, मेधा, अग्नि, बल व आयु, शुक्र इसको बढ़ाता है। तो ये हमको पता बताया गया घी में इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना ये प्रोटीन है, ये सब हमको पश्चिम ने सिखाया। हमारा ज्ञान तो ये है, अब ये इसके लिए हमने थोड़ा काम किया है, लेकिन अभी तो विषय नहीं है। फिर भी जो हमने रिसर्च किए है अभी तक के, तो 30 वॉलंटियर को जैसे 40 से 60 के बीच में थोड़ी मेमोरी लॉस होती है, ये इंटरनेशनल सत्य है, ये एजिंग है, ये अवस्था है, जरा अवस्था है। तो जरा अवस्था में पेन कहाँ रखी, चाबी कहाँ रह गई, बुक मुझे नहीं मिल रही है, तो ऐसा जो होता है, तो उसकी वजह ये है कि हमारा मेमोरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है थोड़ी वीक होती है, ब्रेन में जो चेंजेस होता है। तो हमने डॉक्टर मेरी स्टूडेंट निशा को ये काम दिया था। तो 30 वॉलंटियर को हमने 90 दिन का प्रोटोकॉल, जो आपके ग्रुप में जो कोई डॉक्टर होगा वो समझ सकता है, पीजीआई मेमोरी स्केल है। तो वो पीजीआई मेमोरी स्केल बिफोर और आफ्टर का 100 ml देसी गाय का दूध, ताज़ा दूध, उसमें बिलोना उतार देसी गाय का दूध का घी 10 ml सुबह और शाम को देके, पीजीआई मेमोरी स्केल्स के हिसाब से जो इंटरनेशनल मार्कर है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी 47.62 यानी लगभग 48% हम बढ़ा सके। तो ये मेद्य है, ये बताना है, ये बल कितना देता है, वो आंख के लिए कैसे अच्छा है, वो अलग ढंग से समझाना पड़ेगा। इसलिए गो विश्व विद्यापीठ है। तो गवेषणा यानी रिसर्च करना, तो ग्लोबल लेवल पे हमको बहुत बड़ा भारत दे सकता है। वैदिक विजडम बात करते हुए उसमें से अलग अलग आयाम को बताना पड़ेगा कि भाई ये पढ़ाई ऐसे होती थी, ये कृषि ऐसे होती थी, ये ज्योतिष ये था, ये शिल्प शास्त्र, ये वास्तु ये है। दुनिया हमको क्या सिखाएगी? आर्किटेक्चर, जो अजंता इलोरा के जो स्कल्पचर है, वो बनते बनते एक ही पत्थर से कुतरते कुतरते 800 साल ये बने। तो क्या कोई ड्राइंग नहीं होगा, कोई मैप नहीं होगा? 800 साल में कितनी पीढ़ी आ गई, तो वो नॉलेज ट्रांसफर कैसे करते होंगे? तो ये भारत को समझाने की जिम्मेदारी है, जो पुनरुत्थान विश्व विद्यापीठ वही कर रहा चाहता है ना। बाकी हमें क्या करना है? हमें अब क्या, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, इंदुमती दीदी ताई तो क्या इस उम्र में पढ़ाना करेगी? हम क्यों ये कर रहे हैं? हम क्यों अध्येता बने? कि दुनिया को कुछ सिखाना है तो पहले हमको हमारा स्टैंडर्ड, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, हम दुनिया को कुर्वन्तो विश्वम आर्यम, हम सभ्य बनाना चाहते हैं, तो वो फिर से हमारा विजडम है, वो इग्नाइट करके देना पड़ेगा। तो गवेषणा में मैंने कुछ ऐसे प्लान दिया है, जो अभी तो नहीं है, लेकिन गाय की जो इकोसिस्टम के ऊपर क्या है इम्पैक्ट, तो उसका बिहेवियर स्टडी से लेके गोपालन, गोचर बढ़ाना, वो नवाचार में हमने प्रोग्राम बनाए हैं, जो भारत को भी ज़रूरत है, विश्व को भी ज़रूरत है। तो इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करना, बोस टोरस, बोस इंडिकस, उसके जेनेटिक्स के बारे में, जीन जेनेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन आयुर्वेद, वो मैंने सीखा आयुर्वेद में भी था, लेकिन मैं आयुर्वेदाचार्य होते हुए भी पता नहीं चला था। लेकिन जब वृक्षायुर्वेद के चैप्टर पढ़ा, तब मुझे पता चला कि बीटी बायोटेक्नोलॉजी से वनस्पति में रूपांतर कर सकते हैं, जीएम फूड हम बना सकते हैं, लेकिन यूज नहीं करना है। ठीक है, विषयांतर न हो जाए, लेकिन जीएम करना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना, वो हम कर सकते हैं।
ये फिर मैंने आयुर्वेद में जो गर्भ संस्कार में वो विषय को किया, उसी तरह से गाय के जेनेटिक्स को भी बदलना वो हमारी बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। तो हम करेंगे। माता रुद्राणाम दुहितम वसुनाम, ये गाय के बारे में कि वो रुद्र की माता है। अब ये कितने हद तक हमारे बाकी सामान्य लोगों को समझा पाएंगे या विश्व को कैसे समझाएंगे। तो रुद्र कैसे बचाता है? रुद्रो देवता, वरुणो देवता, आपो देवता, सूर्यो देवता। ये देवता है तो देवता कैसे है? तो रुद्र का वेपन था जो हमसे बचाता था हमको डेविल से, दुष्ट लोगों डेविल से वगैरह। तो वो क्यों कैसे बचा? तो वज्र से। तो उस वज्र की आकृति जब हमने देखी, मतलब उसको हमने इंटरप्रेट किया या इमेजिनेट किया, तब पता चला कि वो तो बैक्टीरियोफेज जैसी है। जो बैक्टीरियोफेज हर वनस्पति में जो हमारे दूषित पदार्थ या कैसे भी बैक्टीरिया आए हैं या फॉरेन मटेरियल है या फ्री रेडिकल्स है, जिसको आज का मेडिकल्स है, उसको वो खा जाता है। लेकिन ये 22-25 ऐसे एमिनो एसिड्स है। लेकिन देसी गाय में तो वो 65 तक है, जो भारतीय गाय है। जो फिर आगे हमने उसमें से CL है, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, उसके गौमूत्र में, उसके दूध, उसके घी में, तो और VF है, वोलेटाइल फैटी एसिड। वो जब हमने परखा, हमारे लोगों ने उसका पैटर्न करवाया है, तब ये पता चला कि कैंसर में ये सेल सुसाइड करने लगता है। तो उसकी सुसाइडल टेंडेंसी क्यों बनती है? कैंसर यानी कैंसर, क्यों कैंसर यानी, तो उसके सेल को अपने आप मरने देना, मरने लगता है दूसरी ऐसे टॉक्सिन से। तो उसको फिर से रिवाइव कैसे हो? तो वोलेटाइल फैटी एसिड को मेंटेन करना, CLA को बढ़ाना, वो देसी गाय के दूध में, वो फैट प्रोटीन वाला मामले में आप जर्सी का भी ज़्यादा है, भैंस के दूध में भी ज़्यादा फैट है। वो फैट वाले मामले में थे हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है तब गाय की कीमत। तो एंटी कैंसर एक्टिविटी पंचगव्य से है। वो थोड़ा मैं 2-4 पेटेंट फाइल किए आपको सिर्फ प्रूफ बताने के लिए। आप सुजन हो, समय भी कम है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इसकी इंटरनेशनल पेटेंट हुई है जो हमने रिसर्च किया है। वंश गौवंश रघुवंश, ये मेरा एक इंटरनेशनल आर्टिकल है। वंश यानी DNA। अब उसमें कैसे गौवंश इम्पैक्ट करता है, और गाय नहीं होती तो मैं रघुवंश नहीं मिलता कैसे, ये बड़े फोरम पे मैंने चर्चा की, आपके सामने में विषय थोड़ा रखता हूँ कि गाय राम का जन्म ही नहीं हो रहा था क्योंकि दशरथ को ओलिगोस्पर्मिया था। दशरथ को बच्चे ही नहीं हो रहे थे। आपको मालूम है श्रृंगी ऋषि आए, उसने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। हम भावुक लोग यज्ञ करने लगते हैं। यज्ञ यानी यंत्र तंत्र और मंत्र, सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसीजर से ही कुछ होता है, उसको हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ एक भौतिक स्वरूप तो होगा यज्ञ करने का, सुबह का या त्रिकाल संध्या में, लेकिन यज्ञ के साथ कुछ योजनाएं होती है, उसको यज्ञ के इंक्लूड है ये। तो वो प्रोसीजर की पुत्रेष्टि यज्ञ, तब ये तो उसमें गाय का महर्षि श्रृंग शब्द याद करो, प्रयोग हुआ, तब उसकी खीर खिलाई गई कौशल्या को, सुमित्रा को। वो सिर्फ खीर नहीं थी, वो मेडिकेटेड खीर थी, और उससे ओलिगोस्पर्मिया कम हुआ, और फिर दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, 10वीं पीढ़ी में, राम की 10वीं पीढ़ी में, जहाँ राजा दिलीप को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था और ओलिगोस्पर्मिया था, और बच्चे ही नहीं हो रहे थे, तब वशिष्ठ की कहानी शायद आपको मालूम होगी। वो भी जो प्रयोग हुआ उसी समय भी महर्षि श्रृंगी आए थे, और गाय के प्रयोग से, ये फिर गौमूत्र से, गाय के दूध से वगैरह वगैरह, दिलीप को भी फिर बच्चे हुए, फिर रघुवंश हुआ, और उसकी 33वीं पीढ़ी में धुंधुमार को, उसको भी ओलिगोस्पर्मिया था। तो गाय की वजह से हमें राम मिले हैं। तो ये वंश में DNA में चेंज करने वाली एक प्रक्रिया गाय के थ्रू होती है। उसी तरह से प्री नेटल स्टेज में उसका बड़ा यूज है। जब बच्चे का मन बनता है, खास करके जो सेंसरी ऑर्गन्स बनते हुए, सेंसरी डेवलपमेंट 5वें महीने होता है। पंचमे मन प्रति बुद्धत्तरा भवति, षष्ठे बुद्धि, सबसे ज्यादा सेरेब्रोसाइट यानी IQ हमारा सगर्भावस्था में 6ठे महीने में बनता है। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और गर्भोपनिषद फाउंडेशन हमारा पहला ही जो ग्रंथ था, अधिजनन शास्त्र, आपने पढ़ा भी होगा, आपके पास होगा भी, तो उसमें उस समय तो हम बहुत प्रयोगशील अवस्था में थे, लेकिन आज हम भारत में 7 सेंटर चला रहे हैं कि बच्चे को जन्म से ही अगर बुद्धिमान बनाए, तो महर्षि चरक ने दूध कैसे लेना, दूध की मलाई कैसे लेना, घी कैसे लेना, मक्खन हार्ट बनता है तब कैसे लेना, वो सब पूरी प्रक्रिया ऊजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस से लेके फिर सगर्भावस्था के बाद, जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं आज की लैंग्वेज में, उसमें कहाँ कहाँ गाय का
गव्य का रोल है, वो हम काम कर रहे हैं। तो गाय एक्चुअली जो दिखता है ना, ये जर्सी है। ये पृथ्वी के ऊपर 5,500 मेमल्स में से एक है जो यूरोप में पाए, उसको खुंद नहीं है, उसकी आप पूरी चित्र ही अलग है। उसकी उस गाय का दूध उनके बच्चे के लिए तो सही होगा, लेकिन हम नहीं पी सकते। उसकी जो प्रोटीन की जो 250 चेन है, उसमें एक चेन है 67 के प्लस पे, वो है BCM7, बीटा कैसिन मॉर्फिन। वो बड़ा कल्प्रिट है। वो जब डाइजेस्ट होती है, लिवर में जाती है, तो लिवर सिरोसिस करती है, हेपेटाइटिस A, B, C कर देती है। या तो वो जब पेनक्रियास में जाएगी तो इंसुलिन का प्रॉब्लम कर देती है, और वो इंसुलिन रिसेप्टर को प्रॉब्लम करके डायबिटीज पैदा करती है। वो अगर माँ सगर्भा है तो बच्चे को ऑटिज्म जन्म से आ सकता है इस जर्सी के दूध से, जो हम डेयरी के दूध से पी रहे हैं। तो अवर्स इज है बोस इंडिकस, ये कांकरेज, गीर, साहिवाल वगैरह 67 ब्रीड भारत में अलग अलग एरिया में, अलग अलग इको क्लाइमेटिक जोन में है। सब देसी गाय है, दैट इज बोस इंडिकस। उसका दूध है A2 मिल्क। और ये जर्सी, होस्टीन फ्रीजियन, ये यूरोप में है, वो गाय ही नहीं है, वो काऊ है। हमारे ये अज्ञान की वजह से हमने इसका क्रॉस ब्रीड किया। मैं सिर्फ एक इसका प्रयोग जो लेटेस्ट जो हुआ, कोविड सेंटर, ये बीच में बैठे डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया, ये ओंको सर्जन है। मैं और कल्पक भाई, ये उसकी एक 5 स्टार होटल में हमने भारत सरकार से लड़के झगड़ के, गुजरात सरकार से लड़के झगड़ के हमने पहला आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर, और वो भी पंचगव्य से 350 40 केस का ये आप देख रहे हैं। मैं समय हमारा व्यतीत हो चुका है, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो लेकिन एक भी डेथ नहीं हुआ। मेरे पास 6 ऑक्सीजन के बेड थे, और उसमें 77 लोग ऑक्सीजन पे लेना पड़ा था। 19 लोग वेंटिलेटर पे भी गए थे, लेकिन एक भी डेथ नहीं हुआ। और वो कश्यप संहिता का ये हमने ग्रेन्यूल्स बनाए थे। ये समय तो नहीं है, लेकिन ये स्वर्ण प्राशन भी आज देश में चल रहा है, वो भी आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन। आज 12,000 बच्चों में हम एक साथ काम कर रहे हैं। प्रमिला ताई ने उसी, ये कोऑपरेटिव संस्था बना, रिसर्च हम कर रहे हैं, लेकिन कामधेनु दिव्य औषधि महिला सहकारी मंडली वो पूरे देश में ये पहुंचाती है, 7-8 कंट्री में जा रही है। विद्या भारती ने इस प्रोजेक्ट को ऑन किया है, और वो वहाँ बच्चों में हम करते हैं। उसका बड़ा इम्पैक्ट, क्लिनिकल परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। तो नाउ वर्ल्ड इज शिफ्टिंग इलनेस टू वेलनेस। तो बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है, उस समय भारत का बड़ा रोल रहेगा। ये पॉल पिल्जर है, वो इकोनॉमिक्स का साइंटिस्ट है, और उसने किताब लिखी जिसको मैक्सेस से अवार्ड मिला। उसने बताया कि ये जो दशक है, ये $1 ट्रिलियन का बिजनेस सिर्फ वेलनेस में है। तो और आज 3 कंट्री, जिसका मैं इंटरनेशनल डाटा आपको दे रहा हूँ कि इतना शिपमेंट्स तैयार रखना है देसी गाय के घी का। यूनाइटेड अरब अमीरात, जो अमीरात के, UAE के लोग चाहते हैं कि हमको देसी गाय का घी चाहिए, वहाँ नहीं है। सिंगापुर, हाँ, तो वो सब लोग हमसे घी चाहते हैं। ये बड़ी US में और बड़ा चेंज आ रहा है। तो घी की डिमांड बहुत बड़ी है, जिसको समझ में आ रहा है वो समझ सकते हैं। ये मेरी स्टूडेंट गोवा की है, जिसने एक बड़ी विटामिन D के साथ जोड़ते हुए देसी गाय के घी की एक अच्छा सा कैप्सूल बनाया है। तो यह ऐसे रिसर्च हो रहे हैं हार्ट के ऊपर, देसी गाय का घी कैसे काम करता है, वो भी हमें लोगों को बताना है। घी का बड़ा कारोबार, ये देसी गाय के घी का कारोबार 2028-30 तक का क्या है मार्केट। ऊर्जा के बारे में भी ये मैंने जो बताया कि ऊर्जा के बारे में हम अपाहिज हो रहे हैं। हम एटॉमिक एनर्जी से और भी मुश्किल हो रहा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी भी बहुत बड़ी समस्या है और पैदा करने वाली है, क्योंकि अमेजोन के जंगलों में विंड मिल इसलिए रखी जाती है कि बादल को बिखर दे, इतना बारिश होती है। तो हमारी विंड मिल भी यही कर रही है, हमको पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो मोहनजोदड़ो के जो प्री हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील को, सिक्के को, कोइन के पीछे बुल का, गाय के बुल का चित्र रखा गया था। तो बुल वो प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। तो गो विश्वविद्यापीठ ये करने वाली है। मैं अभी समय 5:50 हो गई है। तो गौमित्र वॉलंटियर्स तैयार करना है। गाय को एडेप्ट कैसे करो, टूरिज्म के साथ गाय को कैसे जोड़ लेंगे, और डिजिटल मार्केट प्लेस में गो ग्लोबल एक प्लान है, प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। तो ये बड़ा CSR प्रोजेक्ट से तो हम अलबत्ता रिसर्च ही करना चाहते हैं। तो पंचगव्य आर्कीव सब ऐसे प्लान है। तो हमारी जो काउंसिल है, जिसमें आपको सबको मालूम है एडवाइजरी काउंसिल होती है, चीफ काउंसिलर्स होते हैं, साइंटिफिक और रिसर्च काउंसिल, लेकिन मेरी जो
मेन है इंडस्ट्रियल काउंसिल है। जो भी रिसर्च होगा वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा, एक इंडस्ट्री स्पॉन्सर करेगी एक रिसर्चर को, स्कॉलर को, गो विद्यापीठ, और जो रिसर्च करेगा उसको स्टाइपेंड मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। फी तो पुनरुत्थान जैसे हमारे होगी ही नहीं, फी वाला स्ट्रक्चर, पढ़ो पढ़ो और पैसा दो, ये मामला, मैं भी पुनरुत्थान का विद्यार्थी हूँ। हम जब सोच रहे थे जब इंदुमती जी के साथ, तब मैं इंदुमती जी को तो बहुत, क्या बताऊँ मैं, कि ये कुछ मिशन था कि मैं गाय के बारे में, आयुर्वेद के बारे में ये करूँगा, और मैंने किया है। बस आपका सहयोग चाहिए। ये हमारे सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग हैं जो भारत में, गुजरात में कुछ एमएलए है, कोई एमपीज है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, ऐसे लोगों हमारी एडवाइजरी काउंसिल में है, लोगों को जोड़ना तो पड़ता है। बताने के लिए कोर्स एमबीए इन हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म, एमबीए इन गोरस विज्ञान या गोरस इंडस्ट्री एंड गौशाला मैनेजमेंट, एमबीए इन पंचगव्य होम केयर, उस तरह से एमबीए इन गवे न्यूट्रास्यूटिकल्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए इन कैटल फीड एंड पास्चर डेवलपमेंट, पीएचडी पीजी प्रोग्राम, कुछ तो डिप्लोमा भी रखा है परिचय के लिए, और फेलोशिप्स भी हम देंगे। लेकिन कहीं भी फीस नहीं है। हम यूनिवर्सिटी जो फीस लेती है उसमें उनके फैकल्टी को वो अगर देंगे तो वो दे, लेकिन हमारा फैकल्टी भी पैसा नहीं लेगा। हम पढ़ाएंगे भी फ्री में, हमारा स्टूडेंट भी गाय के बारे में प्यार से पढ़े, ये हमारा। तो स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करनी है, कंसल्टिंग करना है, एकेडमिक रिसर्च करना है, या सर्विसेज देनी है, ट्रेनिंग देनी है, क्लिनिकल बैकअप चाहिए आपको, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, तो गौ विद्यापीठ आपके लिए है, सबके लिए है। सबको बताओ देश में एक नया परिवर्तन आने जा रहा है। तो गया यथा धर्म यत्र गावो विरणा सी तस्य स्वधर्मे समृद्धि मुक्तिर्ब्रह्मम प्रपश्यति। तो महाभारत ये क्यों कहता है कि गाय की उपस्थिति में है धर्म फूलता फलता है। देखो, धर्म के लिए गाय चाहिए। धर्म यानी आप सब समझते हैं, जहाँ गाय का सम्मान होता है देखभाल, वहाँ समृद्धि आती ही है। जहाँ गाय का सम्मान नहीं है, गाय रास्ते पे रखड़ती है, गाय को हम समझ ही नहीं रहे हैं, तो फिर हमको कैसे मुक्ति मिलेगी। ये सूत्र बताते हुए मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। समय मैंने ज़्यादा ले लिया है, लेकिन ये बताना जरूरी था, ऐसा मान के मैंने किया है। तो विपुल भाई, अब आप जो भी समय बचा है प्रश्नोत्तरी के लिए आप उसका उपयोग करिए। धन्यवाद। मुझे ये मौका मिला आपसे बात करने का, उसकी बहुत खुशी है। और आप कभी भी, आप भी पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड कोर्स रहेगा, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि आपको आना ही पड़ेगा। जैसे हमारी व्यवस्था है ऐसे ही है। जी धन्यवाद हितेश भाई। हैंड राइज करेंगे प्रश्न, एक दो लोगों के हम ले सकते हैं अभी, समय 6 मिनट जितना है हमारे पास। अपना नाम कहेंगे, थोड़ा परिचय देंगे कहाँ से है और नाम बताएंगे, और फिर प्रश्न करेंगे या जिज्ञासा जो भी है हम अपनी रखेंगे। अनुपमा जी। जी, नमस्ते। नमस्ते हितेश अन्ना, नमस्ते। बहुत ही अच्छा आपने किया। मैं अनुपमा बैंगलोर से हूँ, और मैं पुनरुत्थान से 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। आपका ये जो कोर्स है इसके बारे में विपुल अन्ना या फिर आप ज्यादा जानकारी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, मुझे दे बहुत देंगे। ही ज्वाइन करने के लिए और अपने बच्चों को भी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित हाँ करना है। ये जी, ऐसा है, एंड बिल्कुल अज्ञान है मुझे, और आज इतनी बातें सुनी तो मैं बहुत ही भावुक हो गई। एंड हम दूध को एक पदार्थ के रूप में ऐसे 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 रूप में खा रहे थे। मुझे अब ये सब बहुत ही खंडित लग रहा है, जो भी मैंने किया अपने अज्ञान में। इट इज वेरी रॉन्ग ऐसे लग रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल भाई और हितेश अन्ना। जी। ये सच्ची में इट वाज एन आई ओपनर। हाँ, आई dropped my milk consumption to about 80%, and I saw a huge change in my metabolic system, and I have been enjoying that. परंतु सही दूध भी वापस प्रतिष्ठित करना, ये आपका कार्य जो बन रहा है, रियली इट यू आर सर्विंग द जनरेशन फॉर द नेक्स्ट पीढ़ी। बस आपने आपका एक आशीर्वाद चाहिए। बहुत ही करें। उत्तम कार्य किया है।
प्रणाम जी आपको। जी बस, अस्तु, शुभम। जी मनु जी। नमस्ते हितेश भाई। मैं मनु बैंगलोर से जी पुनरुत्थान विद्यापीठ का अध्येता हूँ। हम जब देसी गाय की बात करते हैं, जी हमारा हमारा ऐसा भी कुछ रिसर्च है क्या, या ऐसी कुछ फाइंडिंग्स हैं क्या कि ये जो एक ब्रीड की, एक वंश की हमने बात करी थी, ये केवल भारत में ही होती हैं, या विश्व में कोई और भी ऐसा देश है जहां पर ये देशी ब्रीड पाई जाती हैं या प्रॉस्पर करती हैं? ऐसा कुछ बताओ हमको पता है क्या? ना, देखो ऐसा है कि भारत में ही ये देसी गाय है। वहाँ हमारे यहाँ से जो ब्राज़ील वाले लोग हमारा सांड ले गए, उन्होंने अब डेवलप की है कांकरेज, ओंगोल, गीर, साहिवाल, तो ब्राज़ील में अब मिलती है। आज तो विडम्बना ऐसी है मनु जी कि वहाँ से हम देसी गाय के गीर के एम्ब्रियो $1000 का एक एम्ब्रियो मंगवा रहे हैं। ये पूरा उल्टा क्रम हो रहा है। ये न्यूजीलैंड जो है दूध का देश है, वो भी बहुत सिंडिकस। ये यूरोप में है ही नहीं गाय, हमारी जो देसी गाय, वो वहाँ जो जर्सी है। एक यूरोप में एक गर्नसी गाय है जो 90% जैसी A2 मिल्क देने वाली है। बाकी कहीं भी विश्व में कहीं भी उनकी ओरिजिनल जो ब्रीड है वो स्टोरस है। उन्होंने अब समझा, जो भारत ने जो गंवाया, लेकिन ब्राजील ने समझा, न्यूजीलैंड ने समझा, कुछ अभी ऑस्ट्रेलिया में चेंज हो रहा है। तो ये दूध के जो ब्राजील और न्यूजीलैंड तो दूध की कंट्री है, तो उनको पता चल गया प्रॉब्लम। उनको पता चला कि भाई हम लोग क्यों इतने निकम्मे हैं, हमारा ब्रेन क्यों ऐसा नहीं है, और भारत के लोग क्यों इतने जीनियस थे या है। ये उसके बारे में जब उन्होंने रिसर्च किया तब पता चला हमारा तो देसी गाय है। तो विश्व में और कहीं बहुत सिंडिकस नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, हमारे यहाँ से ले गए और अभी ब्रीड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये 1 करोड़ की एक गाय बेचते हैं ब्राजील वाले। ठीक है जी जी अंतिम प्रश्न लेंगे नियति दाई। हाँ जी, नमस्कार। मुझे ये पूछना था कि अभी वो जो छोटी छोटी गायों का बहुत आ रहा है, वो क्या है? वो थोड़ा गौतम ऋषि वाला मामला है, मैंने जो बताया ना। तो ये ऐसा नहीं कि पुंगनुर गाय नाम की ब्रीड नहीं है। जैसे बिच्चूर गाय है केरला की, तो वो भी छोटी है। कर्नाटक की मल्लार गिड्डा, वो भी बकरी जितनी गाय है। 1 केजी चारे में वो 1-2 लीटर दूध देती है। किचन वेस्ट से आप गाय को पाल सकते हो अगर पता है तो छोटी छोटी गाय भी भारत में थी और है भी। पहाड़ों में जो बदरी गाय है, श्री गाय है मणिपुर में, नेपाल के आसपास जितनी, तो वो गाय भी बहुत छोटी है। जो मैदानों में जो गाय है वो बड़ी बड़ी गाय है, गीर, साहिवाल, ओंगोल। लेकिन जो पहाड़ों में गाय है वो इतना वजन होगा तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगी, तो भगवान ने वो छोटी बनाई है। तो छोटी गाय हमारे लिए आश्चर्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से रील दिखाई जाती है तो वो थोड़ा गिमिक्स भी है उसमें, थोड़ा वैज्ञानिक क्यों बोले, लेकिन अवैज्ञानिक प्रयोग भी है। ये नवाचार के नाम से और पॉलिटिकल वो जोड़ के ये बताया जाता है, इतना वो नहीं है। पुंगनुर गाय है, लेकिन वो इतना घर में रखे और फ्लैट में रखे और इस तरह से घूमे, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। कोई एक बड़ा आदमी तो कर सकता है ऐसा प्रयोग, लेकिन आपकी आपकी एरिया की जो गाय है, अपने एरिया में जो गाय है, वो हमारी देसी गाय है। तो वो इको क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से है, उसके कैरेक्टर कॉमन भी है और स्पेसिफिक भी है। तो वो जो आप देख रहे हैं जो रील आ रही है बहुत, तो उसको ज़्यादा उसके पीछे मत जाए, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। ना उसको काट सकता हूँ, ना उसका समर्थन कर सकता हूँ। जी जी अभी समय हुआ है हितेश भाई, पूर्ण करेंगे सत्र को। आज आपसे वो विज्ञान और गाय के ऊपर अच्छा हमको पाठ्य मिला है सबको, और अधिक जानकारी जैसे अनुपमा जी ने कहा ऐसे है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं सबको प्रेषित करूंगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी हितेश भाई। तो जनरल जो वेबसाइट और जो इंस्टीट्यूट का जो भी ब्रोशर वगैरह मैं लिंक भेज दूंगा, वो जरा देख लीजिए, और फिर बाद में उसमें दिए हुए नंबर से आप बात भी कर सकते हैं, या विपुल भाई के थ्रू मुझे भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है जी जी। कल्याण मंत्र से आज का चिंतन सत्र